हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो यूनिट 10 के अंतर्गत कई अन्य गद्य विधाओं को शामिल किया गया है, जिसे कि आप पाठ्यक्रम में देखे भी होंगे। उसी में से हम 4 रचनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहली रचना है माटी की मूर्तें, दूसरी रचना है ठकुरी बाबा, तीसरी रचना है मुर्दहिया और चौथी रचना है प्रेमचंद घर में। तो इन्हीं चारों पर हम बातचीत करेंगे और मेरी कोशिश यह है कि आप प्रश्नों को आत्मीयता के साथ देखिए और एक उत्सुकता के साथ उसके आंसर्स को भी देखिए, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आपका बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से हमने पहले इन पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर बाद में आपकी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ सवालों को बनाया है, जिसमें बात करते हैं पहले सवाल के ऊपर। सवाल है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, अमृत राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल अपने दिमाग में ला दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। हालांकि हो सकता है कि कई बच्चे अति उत्साह में इसका सही जवाब प्रेमचंद रख दें, क्योंकि यहाँ पर कलम का सिपाही, कलम का मजदूर नहीं है, बल्कि कलम का जादूगर लिखा हुआ है। जबकि प्रेमचंद को कलम का सिपाही और कलम का मजदूर अलग अलग लेखकों ने कहा है। तो इस प्रश्न को बनाने का एक मेरा उद्देश्य ये भी था कि आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें कब प्रकाशित हुआ था? सन 1945, 1947, 1946, 1948। इसका जो सही जवाब है कि सन 1946 ईस्वी में माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया शब्द चित्र प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें को लेखक ने किसे अर्पित किया है? यानी कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है कि माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी तो ने लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्पित किसको किया है? ऑप्शन दिया गया है माता पिता को, नाना नानी को, मामा मौसी को, या फिर चाचा चाची को। तो का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि माटी की मूर्तें को रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने मामा और मौसी, देख रहे हैं अप्रत्यक्ष देखा जाए तो ये भाई बहन का यहाँ पर संबंध है, और इन्हीं दोनों को रामवृक्ष बेनीपुरी ने समर्पित किया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें कुल कितने शब्द चित्र हैं? यानी कि माटी की मूर्तें में कुल कितने शब्द चित्र हैं? ऑप्शन दिया गया 11, 12, 13, 14। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। इसमें कुल 12 शब्द चित्रों की चर्चा की गई है, अलग अलग उसके टॉपिक्स दिए गए हैं। इन पुस्तकों पर मैंने पहले ही एक छोटी सी वीडियो में आप सभी को परिचित करा दिया है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा तो जरूर समय निकालकर उन वीडियोज को देखें। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हमने कुछ सवालों को लिया है जो कि आपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें की रजिया किस व्यवसाय से जुड़ी हुई थी? जैसा कि मैंने बताया कि माटी की मूर्तें में कुल 12 शब्द चित्रों की चर्चा की गई है, उसमें एक शब्द चित्र रजिया के ऊपर है, और रजिया के व्यवसाय का भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। क्या रहा है उसका व्यवसाय, वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है चुड़िहारिन के रूप में, नाइन के रूप में, गायकी के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है कि रजिया का व्यवसाय चुड़िहारिन के रूप में था। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें की रजिया की भेंट लेखक से किस शहर में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि रजिया की मुलाकात लेखक यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी से कहां पर हुई थी? ऑप्शन दिया गया है काशी, प्रयागराज, पटना, लखनऊ। तो जिन लोगों ने माटी की मूर्तें सीरियसली पढ़ा होगा उनके दिमाग में तुरंत इसका आंसर आ गया होगा, और बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ पर है सी, पटना में मुलाकात हुई थी रजिया की माटी की मूर्ति के लेखक से। अगला प्रश्न है किस रचना को चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं माना गया है? किस रचना को चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं
माना गया है? ऑप्शन दिया गया है पैरों में बांधकर, उड़ते चलो, नेपाल में, माटी की मूर्तें। 4 ऑप्शन दिया गया है और ये चारों ऑप्शन जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की एक रचना के रूप में है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि माटी की मूर्तें नामक रचना को चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें शब्द चित्र की शुरुआत किस महीने से होती है? बहुत ही टेक्निकल सवाल है यहाँ पर। आजकल इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि माटी की मूर्तें शब्द चित्र की शुरुआत किस महीने से होती है। ऑप्शन दिया गया आषाढ़, पूस, माघ, वार। तो चारों जो महीने हैं वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, पूष के महीने से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पूस, पूस की रात आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, तो इसी से जोड़कर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें के बलदेव सिंह का लेखक से क्या रिश्ता है? बलदेव सिंह एक शब्द चित्र के रूप में विषय बनाया गया है इस पुस्तक में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेखक से उनका क्या रिश्ता रहा है, यानी कि बलदेव सिंह लेखक के क्या थे? पिता, मामा, मौसा, फूफा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि मामा थे। बलदेव सिंह लेखक के मामा थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का संबंध किस पंथ से है? बाल गोविंद भगत जो कि माटी की मूर्तें पुस्तक के एक पात्र के रूप में है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत का संबंध किस पंथ से है? ऑप्शन दिया गया कबीरपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, उग्रपंथी। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब अपने दिमाग में खोज लिया है कि बाल गोविंद भगत को हमने कबीरपंथी के रूप में पढ़ा था। तो इसका सही जवाब हो गया कबीरपंथी है बाल गोविंद भगत। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें का अंतिम शब्द चित्र किस पर आधारित है? यानी कि कुल 12 इसमें शब्द चित्र हैं, आपके दिमाग में बैठा होगा। तो उसका जो 12वां शब्द चित्र है यानी कि आखिरी शब्द चित्र है, किस पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि आखिरी जो शब्द चित्र है वो बुधिया के ऊपर है। और देखिए माटी की मूर्ति में भी बुधिया का जिक्र आता है, और प्रेमचंद की कफन नामक कहानी आपने पढ़ा होगा तो वहां पर भी बुधिया का जिक्र होता है। तो इस कैरेक्टर को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि किन किन रचनाओं में इसका नाम आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ठकुरी बाबा का संकलन किस संग्रह में है? ठकुरी बाबा जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत इसके लेखक का नाम आ गया होगा। अब हमें बताना है कि किस संकलन में इसको संकलित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, संकल्पिता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं में कितने रेखा चित्र हैं? ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 8, 9। तो स्मृति की रेखाएं में कितने रेखा चित्र हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल 7 रेखा चित्रों की बात की गई है और अलग अलग उनके नाम दिए गए। तो हमने यूनिट 10 के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं लगी हैं सबके बारे में एक बार आप सभी को वीडियो में बता दिया है थ्योरेटिकल ढंग से। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप से आप देख रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं में शामिल नहीं है, यानी कि स्मृति की रेखाओं में जो 7 विषय दिए गए हैं उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया भक्तिन, गुंगिया, बुधिया, बिबिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि बुधिया जो नाम दिया गया यहाँ पर वो स्मृति की रेखाएं में शामिल नहीं है, बाकी तीनों नाम उसमें शामिल है। बुधिया का जिक्र आपने इसके पहले की रचना में देखा, यानी कि माटी की मूर्तें में इसका नाम आपने देखा। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है और हमें बताना है कि ये पंक्ति किसने गाई है। कि खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नीकी खोटो बल भैया हो। तो किसने इसको गाया है? ऑप्शन दिया गया भक्तिन, ठकुरी बाबा, बिबिया, गुंगिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि ठकुरी बाबा ने इन पंक्तियों को गाया है। अगला प्रश्न है, लिखा गया कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। एक कथन दिया गया है
कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। यह कथन किस रचना का अंश है? ऑप्शन दिया गया है जूठन, मुर्दहिया, दोहरा अभिशाप, हादसे। इसका जो सही जवाब है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तुरंत उनके दिमाग में ये जवाब कौंध गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुर्दहिया में इस बात को कहा गया है कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। तो कहने वाला कौन है वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि तुलसी राम ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में 80 वर्षीय वृद्ध का नाम है, क्या नाम है वो हमें बताना है कि मुर्दहिया में एक 80 वर्षीय वृद्ध की चर्चा तुलसी राम ने की है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है जंगू पांडे, गंगू पांडे, अमिका पांडे, मुन्ना पांडे। तो 80 वर्षीय वृद्ध जो है उसका नाम है जंगू पांडे। जिन लोगों ने मुर्दहिया अच्छे से पढ़ी होगी तो ये सारे पात्र उनकी नजर में आ रहे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मुर्दहिया के लेखक के परिवार का सदस्य नहीं है। हमें बताना है कि जो नाम दिए गए हैं नीचे मुर्दहिया के लेखक के परिवार से संबंधित नहीं है, यानी कि तुलसी राम के परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया गया सोमर, मुनेसर, नग्गर, सुन्नर। तो कौन ऐसा नाम है जो कि तुलसी राम के परिवार से रिलेटेड नहीं है? नामों को भी बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। नाम भी एक दलित परिवार को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सा नाम नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुन्नर नाम का कोई नहीं है, बल्कि सुन्नर के स्थान पर ही मुन्नर था, उसी को सुन्नर बना दिया गया। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से चले और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में साहित्य बताने वाला पात्र है। साहित्य यानी कि जो पत्रा इत्यादि देखकर बताया जाता है, बताने वाला पात्र कौन है? मुर्दहिया में इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन दिया गया है जंगू पांडे, अमिका पांडे, विजयी पांडे, पारस पांडे। जितने नाम दिए गए हैं सारे पात्र मुर्दहिया में पाए जाते हैं। और कौन है जो कि साहित्य बताता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमिका पांडे नाम का जो पात्र है वो मुर्दहिया में साहित्य बताने वाले पात्र के रूप में है। नाम बिल्कुल ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में हेडमास्टर के रूप में कौन सा पात्र है? जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्दहिया में स्कूली जीवन का भी चित्रण तुलसी राम ने किया है, तो उसमें हेडमास्टर का जिक्र आता है। कौन है? ऑप्शन दिया गया है संकठा सिंह, परशुराम सिंह, सुग्रीव सिंह, देवराज सिंह। ये भी ध्यान में रखना कि चारों नाम जो ऑप्शन में दिए गए हैं सभी मुर्दहिया के पात्रों के रूप में आते हैं। तो आप अलग ढंग से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा पात्र है कौन सा पात्र नहीं है तो उसको भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पर हेडमास्टर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कौन था। सही जवाब बिल्कुल आप लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया कि परशुराम सिंह है। परशुराम सिंह मुर्दहिया में हेडमास्टर की भूमिका में है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया की विषय वस्तु पूर्वांचल के किस जिले की है? ऑप्शन दिया गया है गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर। तो 4 जिलों का नाम दिया गया है और चारों जिले पूर्वांचल एरिया से आते हैं। तो आप लोगों ने मुर्दहिया अच्छे से पढ़ा होगा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कहानी आजमगढ़ की है। ठीक है, तो मुर्दहिया पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले की कहानी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में लेखक ने किस गांव का उल्लेख किया है? मुर्दहिया में लेखक ने किस गांव का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है करमपुर, ज्ञानपुर, धर्मपुर, राजापुर। तो आप देख रहे हैं कि सब में पुर लगा हुआ है और पूर्वांचल में जितने भी गांव होते हैं लगभग सब में पुर लगा रहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है ये कि जो जिला है वो पुर में नहीं है बल्कि गढ़ में है, आजमगढ़। अब किस गांव का उल्लेख किया गया है? सही जवाब बिल्कुल आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है अपने दिमाग में। सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्मपुर। क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में तुरंत यही ऑप्शन आएगा कि धर्मपुर नाम हमने मुर्दहिया में पढ़ा था। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि तुलसी राम ने मुर्दहिया को कितने उप शीर्षकों में बांटा है? ऑप्शन दिया गया 5, 6, 7, 8। तो इसका जो सही जवाब है कि तुलसी राम ने मुर्दहिया को कुल 7 उप शीर्षकों में बांटा है। तो आपने देखा कि आज की प्रैक्टिस सेट में माटी की मूर्तें जो था वो 12 शब्द चित्रों में था, स्मृति की रेखाएं भी 6 शीर्षकों में बटी हुई थी और मुर्दहिया भी बल्कि जो स्मृति की रेखाएं थी वो 7 में बटी हुई थी और यहाँ पर मुर्दहिया भी 7 में बटी हुई है। तो ये मैं याद दिलाना चाह रहा था, कोरिलेट कराना चाह रहा था, आप लोग हो गए होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा के किस उप शीर्षक में
मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन का वर्णन किया है। इसके पहले हमने देख लिया कि कुल 7 उपशीर्षकों में ये आत्मकथा बटी हुई है, लेकिन मुर्दहिया जिसके नाम पर ही इस पूरे आत्मकथा का नाम है और स्कूली जीवन का भी चित्रण किया गया है, तो किस में किया गया है? ऑप्शन दिया गया पहला उपशीर्षक, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही जवाब इसका दूसरे उपशीर्षक में मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? तो प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, यात्रावृत्त। तो आप लोगों ने बिल्कुल अपने दिमाग में सही आंसर लाया कि सी इसका सही जवाब है। जीवनी नाम की जो विधा है प्रेमचंद घर में, उसी में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन दिया गया है अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी या फिर दया नारायण निगम। तो प्रेमचंद घर में किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवरानी देवी, जो कि उनकी पत्नी थी। ठीक है, हालांकि अमृत राय और मदन गोपाल ने भी प्रेमचंद की जीवनी लिखा है, तो उसका नाम आपके दिमाग में आ गया होगा और पहले एक क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलते हैं आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन डी दिया गया कि दया नारायण निगम। प्रेमचंद नाम जो दिया गया है वो दया नारायण निगम द्वारा ही दिया गया है, तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन प्रेमचंद से जुड़े हुए हैं। बाकी इसका जो सही जवाब था शिवरानी देवी। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में लेखिका ने प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिनों की कुल कितनी घटनाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन दिया गया है 85, 86, 87, 88। तो प्रेमचंद घर में लेखिका यानी कि शिवरानी देवी ने इस चीज का उल्लेख किया है कि इसमें उन्होंने प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिनों की घटनाओं का वर्णन किया है और कुल इसमें 88 घटनाओं का जिक्र है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि प्रेमचंद घर में किस श्रद्धांजलि अंश किसके द्वारा लिखा गया है? यानी कि प्रेमचंद घर में जो पुस्तक है उसमें श्रद्धांजलि अंश दिया गया है, उसको कौन लिखा है? ऑप्शन दिया गया है बनारसी दास चतुर्वेदी, अमृत राय, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रेमचंद घर में के अंतर्गत जो श्रद्धांजलि का एक अंश है या फिर पेज है उसको लिखा है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में का आमुख किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, श्रद्धांजलि तो आपने देख लिया कि बनारसी दास चतुर्वेदी का है, लेकिन यहाँ पर आमुख एक नया प्रश्न आ गया कि आमुख किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया जैनेन्द्र, अज्ञे, शिवरानी देवी, अमृत राय। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि प्रेमचंद घर में का आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूं, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, शिवरानी देवी, मनु भंडारी, भक्तिन। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्रम के अनुसार है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा ये शिवरानी देवी का है। हालांकि हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये 100 क्वेश्चन में आ जाए फाइनल एग्जाम में तो भी आप वहां पर सही कर लें। स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, ये एक तरीके से शिवरानी देवी का समर्पण वाक्य है। किताबों में समर्पण आप देखते होंगे, तो उसी में इन्होंने प्रेमचंद को संबोधित करते हुए शिवरानी देवी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में प्रेमचंद का पहला उपन्यास किसको बताया है? अब तक हमने आलोचकों के माध्यम से प्रेमचंद के पहले उपन्यास पर चर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने खुद बताया है कि उनका पहला उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन दिया गया दुर्गादास, कृष्णा, सेवा सदन, सोजे वतन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि कृष्णा नामक उपन्यास को शिवरानी देवी ने प्रेमचंद का पहला उपन्यास बताया है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी कोशिश है कि इन प्रश्नों के माध्यम से जब आप दोबारा रिवीजन करें किताबों का तो आप इस दृष्टिकोण को भी अपने दिमाग में रखें। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की पहली पत्नी शिवरानी देवी से किस भाषा या लिपि में बात करती थी? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद की 2 पत्नियां थीं। हालांकि अपने जीवन के आखिरी दिनों में प्रेमचंद ने इस बात का खुलासा किया शिवरानी देवी से कि हमने एक बात तुमसे नहीं बताई थी और आज बता देता हूँ, मेरी पहले भी पत्नी थी। तो बाद में ये बातचीत करना शुरू कर दी शिवरानी देवी।
तो उनकी पत्नी जो थी, पहली पत्नी, किस भाषा या लिपि में बात करती थी, जिसका जिक्र प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने किया है। ऑप्शन दिया गया है हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या फिर कैथी भाषा में। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि कैथी में वो बातचीत करती थी। ठीक है ना, क्योंकि भाषा का यहाँ पर सवाल था तो मुझे लगा कि हो सकता है सवाल पूछा जाए। अगला प्रश्न है कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के जीवन में कितनी बार गुस्साने को बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। शिवरानी देवी ने इस पर खास जोर दिया है कि प्रेमचंद अपने पूरे जीवन में कितनी बार गुस्साए थे। ऑप्शन दिया गया अनेक बार, कभी नहीं, 2 बार, 4 बार। प्रेमचंद वह व्यक्ति जिसे हम उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट आदि नामों से जानते हैं, तो वो अपने जीवन में कितनी बार गुस्साए थे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि शिवरानी देवी ने बताया कि वो अपने जीवन में मात्र 2 बार ही गुस्साए थे। एक बार अपने पुत्र घुन्नू पर और एक बार खुद इनके ऊपर, पत्नी के ऊपर ही गुस्साए थे। जीवन में 2 बार ही गुस्साए थे। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेमचंद अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल किए हुए थे। इसीलिए उन्होंने अपने 36 वर्षों के जीवन में 300 कहानियां और लगभग 13 उपन्यास और बहुत सारे अलग अलग पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए, निबंध इत्यादि भी लिखे, नाटक भी लिखे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चला होगा कि ये और कोई बात नहीं बता रहा है, बल्कि उनकी पत्नी का ही मानना है कि वो मात्र 2 ही बार गुस्साए थे और इसका जिक्र उन्होंने किया कि कब कब गुस्साए थे। ठीक है, तो आज हमने कुल 33 प्रश्नों पर बातचीत की और उसमें एक कहानी यह भी की लेखिका है। ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, शिवरानी देवी, कृष्णा सोबती। तो आप लोगों को अपने दिमाग में जो मैंने शुरू में बता दिया कि ये 3 रचनाओं को मैंने लिया है, उससे एकदम से अपने को अलग कर लेना है, जिससे कि आपको लगे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक कहानी यह भी, जैसे मैंने नाम लिया, आपके दिमाग में उस लेखिका का नाम आ गया होगा ऑप्शन को देखते हुए। महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, शिवरानी देवी, कृष्णा सोबती। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी किस विधा में है। ऑप्शन दिया गया कहानी, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी। तो एक कहानी यह भी किस विधा में है। अब आप देख रहे हैं कि इस रचना के शीर्षक में ही एक शब्द लगा हुआ है कहानी। तो कई विद्यार्थी इसको ध्यान नहीं देंगे तो कहानी मान सकते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि यह मन्नू भंडारी कृत आत्मकथा है। हालांकि मन्नू भंडारी ने अपनी भूमिका में इसे कहानी ही माना है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन पाठ्यक्रम में जिस क्रम में इसको रखा गया है वो आत्मकथा के अंतर्गत है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यह शुद्ध मेरी कहानी है और मेरा ही रहना था, इसीलिए न कुछ बदलने बढ़ाने की आवश्यकता थी, न काटने छाटने की। इसका कथन है, एक कथन दिया गया है कि यह शुद्ध मेरी कहानी है और मेरा इसे रहना था। यहाँ पर एक शब्द मिस हुआ है, इसे रहना था, इसीलिए न कुछ बदलने बढ़ाने की आवश्यकता थी, न काटने छाटने की। इसका कथन है, ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, शिवरानी देवी, कृष्णा सोबती। तो इसका सही जवाब है मन्नू भंडारी। अगर मैंने पहले इन रचनाकारों और लेखकों रचनाओं के बारे में बता दिया है तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए तो उसे अजनबीकरण करते हुए, अजनबियत महसूस करते हुए सॉल्व कीजिए कि अगर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि जो कोटेशन है किस लेखिका द्वारा कहा गया है। ठीक है, हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो कि शिवरानी देवी का है कि महादेवी वर्मा का है कि कृष्णा सोबती का है। हालांकि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका सही जवाब मन्नू भंडारी अपने दिमाग में आपने सेव कर लिया होगा, सेट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम था। मन्नू भंडारी जिनको कि हम साहित्य में जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम क्या था उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ऑप्शन दिया गया मोनिका कुमारी, महेंद्र कुमारी, ममता कुमारी, मनीषा कुमारी। तो देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन म से शुरू किए गए हैं और आपको अपनी पढ़ाई का एक बार मूल्यांकन करना है कि हमने जब एक कहानी यह भी पढ़ा था तो उसमें मन्नू भंडारी ने अपना वास्तविक नाम क्या बताया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, महेंद्र कुमारी।
इनका वास्तविक नाम था, बाद में लोगों ने प्यार से इन्हें मन्नू मन्नू कहना शुरू कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा जिसका लंबा नाम होता है तो उसको लोग शॉर्ट में एक निक नेम भी दे देते हैं, तो वही है मन्नू भंडारी, बाद में वही चलकर आदमी फेमस हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी ने हिंदी के किस लेखक से विवाह की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि मन्नू भंडारी ने हिंदी के किस लेखक से विवाह की थी। ऑप्शन दिया गया राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र यादव, राजेंद्र कुमार, राजेंद्र अवस्थी। सारे ऑप्शन राजेंद्र नाम से भरे हुए हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि किस लेखक से उन्होंने शादी की थी, अपना विवाह किया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। और इन दोनों ने मिलकर एक उपन्यास लिखा था, उसको आप सभी कमेंट्स कर जरूर बताइए कि कौन सा वो उपन्यास था। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मन्नू भंडारी ने अपने आत्मकथा लेखन की प्रेरणा किसे माना है। मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में इस चीज का जिक्र किया है कि मैंने फला के प्रेरणा से इसको लिखने का प्रयास किया है। ऑप्शन दिया गया कि वो उसका नाम क्या है, राजेंद्र यादव, शीला अग्रवाल, अपने पिता को, अपनी माता को। इसको उन्होंने प्रेरणा माना है। ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। उनकी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, जिनसे उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना रुझान भी विकसित किया और शीला अग्रवाल से काफी प्रभावित रही और उन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में कदम भी रखा और आत्मकथा भी लिखने का प्रयास किया। इसका पूरा उन्होंने जिक्र किया है शीला अग्रवाल का, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस विधा में है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया आत्मकथा, जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि आवारा मसीहा जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किस बांग्ला लेखक की जीवनी पर आधारित है। जैसा कि हमने इससे पहले जानकारी हासिल कर ली कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और आपको ध्यान में रखना है कि बांग्ला लेखक के जीवनी पर आधारित है। तो वो कौन सा बांग्ला लेखक है। ऑप्शन दिया गया है बंकिम चंद्र, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि शरत चंद्र बंदोपाध्याय या चट्टोपाध्याय, कई जगह लिखा रहता है, उनकी जीवनी को आधार बनाया गया है और नाम दिया गया है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के जीवनीकार हैं यानी कि लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया विष्णु नागर, विष्णु शर्मा, विष्णु प्रभाकर, विष्णु चंद्र। तो ऐसे ऑप्शन को आपको बहुत ही बारीकी से और सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा भी आप लड़खड़ाएंगे तो आंसर गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस के माध्यम से यहाँ पर प्रश्नों को कैसे हल किया जाए उसके बारे में भी बताया जा रहा है। आवारा मसीहा के जीवनीकार कौन है, आपके दिमाग में तुरंत कौंध गया होगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा को पूरा होने में कितने वर्ष लगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है कि आवारा मसीहा कितने वर्षों में कंप्लीट हुआ था। ऑप्शन दिया गया 10, 11, 13 और 14। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही जवाब आपके दिमाग में कौंध गया होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि 14 वर्ष लगे थे आवारा मसीहा को पूर्ण होने में। यानी कि लेखक ने काफी मशक्कत किया था इसको लिखने में, अपने जीवन का 14 वर्ष लगा दिया था, तभी जाकर ये जीवनी कंप्लीट हुई, वो भी शरत चंद्र चटर्जी के ऊपर। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा की कथा वस्तु को किसमें विभाजित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आवारा मसीहा जीवनी तो है, विष्णु चंद्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसका विभाजन किस प्रारूप में हुआ है। ऑप्शन दिया गया खंड, सर्ग, पर्व, कांड। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि पर्वों में विभाजित है आवारा मसीहा। हालांकि आपने महाभारत के अंतर्गत अलग अलग पर्वों का नाम सुना होगा। महाभारत में कुल 18 पर्वों की चर्चा की जाती है, तो वो पर्व में बटे हुए हैं, लेकिन विष्णु प्रभाकर ने इस रचना को पर्व में बांटना ज्यादा उचित समझा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आवारा मसीहा कितने पर्वों में विभाजित है। जब आपको पता चल गया कि ये पर्वों में विभाजित है तो कुल कितने पर्वों में विभाजित है। ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि कुल 3 पर्वों में आवारा मसीहा विभाजित है। तो धीरे धीरे आपके दिमाग में इन रचनाओं के विषय वस्तु
धीरे धीरे बैठ रहे होंगे और आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम निभा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो पूछा गया कि आवारा मसीहा के पर्वों का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया है दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत, दिशा की खोज, दिशांत, दिशाहारा। मतलब कि उन्हीं रचनाओं को इधर उधर किया गया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्रम कौन सा है? आपने अगर पढ़ा होगा तो दिमाग में आपके आंसर आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। पहले है दिशाहारा, फिर दिशा की खोज, फिर दिशांत। 3 पर्वों में बटी हुई थी आवारा मसीहा और तीनों पर्वों के नाम यही है। तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए, आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा को किसकी प्रेरणा से लिखा था? आपने देखा लगातार आज के प्रैक्टिस सेट में दूसरा ऐसा प्रश्न है जो कि प्रेरणा पर आधारित है। विष्णु प्रभाकर ने भी आवारा मसीहा लिखा तो किससे प्रेरित हुए थे वो? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, यशपाल जैन, स्वयं के या फिर शरद चंद्र से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है कि यशपाल जैन से प्रभावित होकर उन्होंने आवारा मसीहा नामक रचना की और जीवनी में, जो कि शरद चंद्र के ऊपर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आवारा मसीहा के पात्र में नहीं है, पात्र के रूप में नहीं है। निम्नलिखित में से आवारा मसीहा के पात्र के रूप में नहीं है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। फिर भी क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन बहुत ही सकारात्मक है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने आवारा मसीहा देखा है, पढ़ा है, तो कौन सा जो इसमें पात्र है वो नहीं है। ऑप्शन दिया गया काशीनाथ, राजू, निरुपमा, बैजू मामा। तो आपने बिल्कुल सही जवाब अपने मन में बैठा लिया कि बैजू मामा तो हमने माटी की मूर्ति में पढ़ा था, यहाँ पर कहाँ से आ गया? आवारा मसीहा में ये पात्र नहीं है। बाकी तीनों पात्र जो दिए गए हैं सब आवारा मसीहा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा जब भी पढ़ते हैं तो हरिवंश राय बच्चन का उसमें नाम आता है। तो इनकी आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है? ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 6। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कुल 4 खंडों में विभाजित है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के खंडों में शामिल नहीं है। अगर 4 खंडों में बटी हुई है तो कौन सा ऐसा खंड है जो कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं से शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण फिर से, बसेरे के पास, 10 द्वार से सोपान तक। तो एक नज़र में आपको लगेगा कि हमने तो इन चारों खंडों को पढ़ा है, इसमें कौन सा ऐसा खंड है जो शामिल नहीं है? तो बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि बसेरे के पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि इसका सही नाम है बसेरे से दूर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करते हुए आपकी पढ़ाई का यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम लेने की कोशिश की गई है और अक्सर परीक्षाओं में ऐसा ही होता है। तो हरिवंश राय बच्चन की चारों आत्मकथाओं को आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे और उनके नाम को भी ध्यान में रखे होंगे। ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि अगले एग्जाम में आ जाए कि हरिवंश राय बच्चन की जो पहली आत्मकथा है उसका सही नाम क्या है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं नाम आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है इसी को पलट दिया जाए, क्या याद करूं क्या भूलूं। आमतौर पर आपके एक जीवन से संबंधित ये एक नाम भी है, शीर्षक। आपको भी कभी मशक्कत करना पड़ता है, क्या याद करूं क्या भूलूं, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, प्रत्येक परीक्षार्थी को इससे गुजरना पड़ता है। फिर भी इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी था। बिल्कुल ध्यान में रखिए, शीर्षकों का नाम अपने ध्यान में सही रखिए। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं की भूमिका में बच्चन ने किस लेखक को याद किया है? ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, निराला, मानतेन, पंत। तो इसका जो सही जवाब है कि भूमिका में लिखते समय उन्होंने मानतेन नामक लेखक, जो कि विदेशी लेखक हैं, इनको उन्होंने याद किया है और उनके एक कोटेशन का उल्लेख किया है। यही बताने की कोशिश थी, इसको ध्यान में रखिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं, मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूं, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। किस लेखक का कथन है? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है, आपको बहुत ही ध्यान से ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन ने
इसको भूमिका में लिखा है कि मैं जो अपने आत्मकथाओं की शुरुआत करने जा रहा हूं, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूं। तो जब कोई लेखक इस बात को कह दिया तो इसका मतलब है कि वो आत्मकथा के अंतर्गत, विधा के अंतर्गत आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह का नाम रखा था। ऑप्शन दिया गया हार, तेरा हार, एकांत संगीत, आकुल अंतर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने अगर आत्मकथा को ठीक से पढ़ा होगा या फिर कहीं और भी पढ़ा होगा तो आपको प्रथम काव्य संग्रह का नाम बिल्कुल ध्यान में आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, तेरा हार नाम से उन्होंने अपना प्रथम काव्य संग्रह तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का नाम था। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन के जीवन में बहुत सारी महिलाएं आई थी, लेकिन इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम क्या था वो हमें बताना है, जबकि दूसरी पत्नी का नाम भी इसी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसको हमें कंफर्म करना है कि कौन सी पहली पत्नी थी। ऑप्शन दिया गया श्यामा, मधु, चंपा, तेजी। सही जवाब है पहली पत्नी का नाम श्यामा था, जो कि क्षय की बीमारी से उनका निधन हो गया। और इनकी जो दूसरी पत्नी है यहाँ पर तेजी बच्चन, जिनके की 2 पुत्र अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा। तो बाद में हरिवंश राय बच्चन ने तेजी जी से शादी की। और फिर भी इस क्वेश्चन का आपको ध्यान में रखना है कि सही जवाब क्या था, श्यामा था। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हरिवंश राय बच्चन की किस रचना का पाठ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ था। ऑप्शन दिया गया मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, हलहल। तो इसका जो सही जवाब है कि मधुशाला का पाठ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में हुआ था। एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया था, इसको ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन का हिंदी साहित्य के किस वाद से संबंध था। हरिवंश राय बच्चन का संबंध किस वाद से रहा है। ऑप्शन दिया गया है छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका आंसर आ गया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हालावाद से संबंध है हरिवंश राय बच्चन का हिंदी साहित्य में। बहुत ही छोटा सा इसका समय रहा है, बहुत ज्यादा नहीं रहा। जल्दी से प्रगतिवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का एक समय रहा है। ठीक है, हालांकि छायावाद भी उसी समय समानांतर चल ही रहा था। चलते हैं आगे बात करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पहली आत्मकथा की शुरुआत किस स्त्री के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पहली आत्मकथा की शुरुआत में किस स्त्री के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया मधु, राधा, प्रभा, अमिता। 4 नाम दिए गए हैं, उसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, राधा नामक स्त्री के व्यक्तित्व के वर्णन से हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पहली आत्मकथा जब मैं कह रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा क्या भूलूं क्या याद करूं। आप भूले नहीं होंगे तो राधा का वर्णन शुरू करते हैं उस आत्मकथा में सबसे पहले। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कौन सा चीज सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है एक कहानी अभी 2007 में प्रकाशित हुई, आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित हुई, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, प्रेमचंद घर में। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, आपके दिमाग में भी इसका सही आंसर आ गया होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, लिखा हुआ है प्रेमचंद घर में 1946 में पब्लिश हुआ था, जो कि गलत है, बल्कि ये 1944 में प्रकाशित रचना थी। आपके पाठ्यक्रम में इसी यूनिट के अंतर्गत एक रचना है जो कि 1946 में प्रकाशित हुई है, उसको भी कमेंट्स कर बताइए। हमने आज की वीडियो लेक्चर में 2 प्रश्न आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, जिसको कि कमेंट्स करके आपको बताना है। जो बच्चा सवाल पहला पूछा गया कि एक साहित्यिक की डायरी के किस लेख में हरि नामक काल्पनिक पात्र का नाम आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है और उसमें काल्पनिक पात्रों के सहारे बहुत सारे विमर्शों को केंद्र में रखा गया है। तो उसी में से ये सवाल पूछा गया है कि एक साहित्यिक की डायरी के किस लेख में हरि नामक काल्पनिक पात्र का नाम आया है। ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व और चेतना, योगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन, करुणा और यथार्थ, कल्चरल फ्रीडम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है योगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन के अंतर्गत हरि नामक पात्र को शामिल किया है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। दूसरा प्रश्न है
कि युगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन नामक लेख में मुक्तिबोध ने किस रूसी उपन्यास का जिक्र किया है। युगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन नामक लेख में मुक्तिबोध ने किस रूसी उपन्यास का जिक्र किया है। जब आप एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे और इस लेख को पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने जिक्र किया है। ऑप्शन दिया गया है गोचरे का झंडा बरदार, टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस, तुर्गनेव का फादर्स एंड सन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस लेख में मुक्तिबोध ने जो ऑप्शन ए दिया गया है गोचरे का झंडा बरदार नामक एक उपन्यास है उसका जिक्र किया है। अगला प्रश्न है किसी आलोचक का रोल राजा का है तो अन्य का रोल न्यायाधीश का, तीसरे का रोल प्रहरी। मुक्तिबोध ने इस कथन को किस लेख में प्रयुक्त किया है। तो एक साहित्य की डायरी से ही ये कथन लिया गया है, लेकिन उसमें जो अलग अलग लेख दिए गए हैं उन लेखों पर आधारित ये प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व और चेतना, करुणा और यथार्थ, कल्चरल फ्रीडम, वाद का घेरा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसमें कहा गया है कि किसी आलोचक का रोल राजा का है तो अन्य का रोल न्यायाधीश का, तीसरे का रोल प्रहरी, ऐसे ही 8-10 रोल को बताया गया है। ठीक है ना। तो आप अपने ध्यान में बस इतने को रखिए जिससे कि आपका काम चल जाए। ये कथन प्रयुक्त किया गया है व्यक्तित्व और चेतना नामक लेख में। अगला प्रश्न है कि साधारणतः हिंदी में आंसू की नाजुक ख्याली है न कि वास्तविक करुणा। छायावाद के संदर्भ में मुक्तिबोध का कथन किस लेख में है। ऑप्शन दिया गया व्यक्तित्व और चेतना, करुणा और यथार्थ, कल्चरल फ्रीडम, वाद का घेरा। तो किस लेख में गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है कि साधारणतः हिंदी में आंसू की नाजुक ख्याली है न कि वास्तविक करुणा है। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद में विरह वेदना का जिक्र किया गया है, लेकिन मुक्तिबोध का मानना है कि वो सही मायने में नहीं है, वास्तविक करुणा नहीं है बल्कि नाजुक ख्याली है। इसमें इस बात को कहा है, सही जवाब है ऑप्शन बी, करुणा और यथार्थ नामक लेख में इसका जिक्र उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है लेखक केवल नट होता है, वह मात्र भेष बदलता है, नाचता है, कूदता है। यह कथन मुक्तिबोध के किस लेख में है। जैसा कि आप जानते हैं एक साहित्य की डायरी एक तरीके से आलोचना के अंतर्गत रखी जाती है। इसमें मुक्तिबोध ने अपने काल्पनिक मित्रों के माध्यम से हिंदी साहित्य में होने वाले तमाम विमर्शों के बारे में विचार किया है और अपने मंतव्य को भी प्रकट किया है। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि लेखक केवल नट होता है यानी कि अभिनय करने वाला होता है, वह मात्र वेश बदलता है, नाचता है, कूदता है। ये बात किस लेख में है। ऑप्शन दिया गया घृणा की ईमानदारी, कलम की हममाली, संवेदना का आदर्शीकरण, सड़क को लेकर एक बातचीत। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कलम की हममाली नाम का लेख है उसमें इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध अपने किस लेख में लेखक के संदर्भ में यह कथन लिखते हैं कि साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया वाद का घेरा, व्यक्तित्व और चेतना, सड़क को लेकर एक बातचीत, नए की जन्म कुंडली। एक चीज आप ध्यान में रखिए, विकल्प में जितने भी नाम दिए गए हैं सब मुक्तिबोध के एक साहित्य की डायरी से ही लिए गए हैं और हमें बताना है कि साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। बहुत ही मार्मिक और मुख्य अर्थ प्रदान करने वाला वाक्य है ये। इसको बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है कि उनका मानना है कि अगर आप साहित्य लिख रहे हैं तो साहित्य से निर्वासन की आवश्यक है क्योंकि इसके पहले प्रसंग में उन्होंने बताया कि कुछ लेखक जो होते हैं वो हमेशा चर्चा के केंद्र में बना रहना चाहते हैं, हमेशा वो साहित्यिक के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, लेकिन साहित्य से निर्वासन आवश्यक है अगर अच्छा साहित्यकार है कोई। तो किसमें इस बात को उन्होंने कहा है। ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सड़क को लेकर एक बातचीत। ये लेख है जिसमें कि निर्वासन की बात उन्होंने की है। अगला प्रश्न है
नई कविता नए डिजाइन की कविता है, इसका कथन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मुक्तिबोध पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप मुक्तिबोध के उन कथनों को उससे परिचित हो जाइए जिनका कि आप अध्ययन कभी कभार ही करते हैं। अगर एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए यूपी टीजीटी पीजीटी में आ जाता है, तो फिर बच्चे इसको खोजना शुरू कर देंगे कि हमने तो फला फला सहायक किताबें पढ़ी थी, लेकिन ये कोटेशन कहाँ से आ गया। तो ऐसे ही कोटेशन बनते हैं। कोटेशन देखिए कितना अच्छा है कि नई कविता नए डिजाइन की कविता है, चमत्कृत कर देने वाला कथन है। किसका है आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। हालांकि मान लीजिए आपको न पता हो तो क्या आप आंसर इसका दे सकते थे। ऑप्शन दिया गया था नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे। ठीक है, तो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखिए कि नई कविता नए डिजाइन की कविता है। अगला प्रश्न है, हाशिए पर कुछ नोट्स के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, मुक्तिबोध, ओम प्रकाश वाल्मीकि। का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। हालांकि आप अजनबीकरण करते हुए अपने दिमाग में रखिए कि आप ऐसा कुछ नहीं जान रहे कि ये मुक्तिबोध पर आधारित लेक्चर है। ठीक है, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में कई बच्चे बहुत दिमाग लगाने के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका सही जवाब दे दें, क्योंकि उनको लगेगा कि हाशिए पर इत्यादि जो चर्चा की जाती है वो ज्यादातर दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और हाशिए के विमर्श में किया जाता है। लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप ध्यान में रखिए कि ये बात मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में की है, हाशिए पर कुछ नोट्स। अगला प्रश्न है कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। ये भी कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी, मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मुक्तिबोध का मानना था कि अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। अगला प्रश्न है कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती, वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भावावेश होती है। इसका कथन है। आलोचना के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो तटस्थ और निष्पक्ष होती है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्र एक भावावेश होती है। इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है कि मुक्तिबोध का मानना था कि आलोचना हमेशा तटस्थ नहीं होती, निष्पक्ष भी नहीं हुआ करती, बल्कि वो एक भावावेश होती है। तो मुख्य तौर पर आप इस कोटेशन का भाव समझिए। अगला प्रश्न है कि एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। यह कथन मुक्तिबोध के किस लेख से संदर्भित है। मुक्तिबोध अपने एक लेख में लिखते हैं कि मित्रता तभी तक संभव हो सकती है जब तक हम एक दूसरे की बड़ाई करते रहें, एक दूसरे के गुणों की बस चर्चा करते रहें, जिसमें कि पॉजिटिव गुणों की, तभी तक मित्रता रहती है। थोड़ी सी भी आलोचना करेंगे तो मित्रता क्या होती है, टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कि नए का जन्म कुंडली, हाशिए का नोट्स, डबरे पर सूरज का बिंब, व्यक्तित्व और चेतना यानी कि विचार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि हाशिए के नोट्स में इस बात की चर्चा उन्होंने की है कि एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। तो आप लोग बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके पास भी मित्र इत्यादि होंगे, तो कितनी ये बातें मुक्तिबोध की सही हैं वो भी आप मूल्यांकित कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मर्मी आलोचना चाहे जितनी निष्पक्ष और बेलाग हो या दिखाई दे, अंततः उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है। इसका कथन है। आमतौर पर जब आप हिंदी आलोचना पढ़ेंगे तो बड़ी भारी शब्दों का प्रयोग ज्यादातर आचार्य शुक्ल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन हमें कोटेशन बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है कि मर्मी आलोचना चाहे जितनी निष्पक्ष और बेलाग हो या दिखाई दे, अंततः उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है। एक बात कही है मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने अपने किस लेख में सच्चे लेखक के महत्व पर प्रकाश डाला है। यानी कि वो लेख एक साहित्य की डायरी में ही है, तो उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया कुट्टूयान और काव्य सत्य, डबरे पर सूरज का बिंब, वीरकर
युगीन घटनाक्रम और साहित्य सृजन। तो इसका जो सही जवाब है कि इस लेख में उन्होंने सच्चे लेखक की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि डबरे पर सूरज का बिंब नाम से एक लेख है, जिसमें कि उन्होंने चर्चा की है कि सच्चे लेखक का क्या महत्व है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और देखते ही आपके दिमाग में याद भी आ गया होगा। आलोचक साहित्य का दारोगा है, इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का मानना था कि आलोचक साहित्य का दारोगा है। आमतौर पर इसी तरीके के कोटेशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। यह कथन मुक्तिबोध के इस लेख से उद्धृत है। ऑप्शन दिया है कुटुयान और काव्य सत्य, डबरे पर सूरज का बिंब, वीरकर, करुणा और यथार्थ। पहले तो ध्यान में आपको रखना है कि ये कथन मुक्तिबोध का है। हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए कि ये किसका कथन है, लेकिन यहाँ पर लेख पूछा गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। डबरे पर सूरज का बिंब नामक जो लेख है उसी में मुक्तिबोध ने इसकी चर्चा की है कि कुंठा शब्द फ्रायड और मार्क्सवाद की संकर संतान है। अगला प्रश्न है कि सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है, वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया अज्ञे, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे। इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया मुक्तिबोध। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है, वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। अगला प्रश्न है कुटुयान और काव्य सत्य में कुटुयान का संबंध किससे है। जब आप कुटुयान और काव्य सत्य निबंध पढ़ेंगे, लेख पढ़ेंगे, तो उसमें कुटुयान के बारे में बताया गया कि उसका संबंध किससे है। यानी कि ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में धर्म इत्यादि की बात आ रही होगी। ऑप्शन दिया गया जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू। तो बताया गया कि कुटुयान जो है वो पारसी धर्म से रिलेटेड है, पारसी है, लेकिन अंग्रेजी में उसकी शिक्षा हुई है। अगला प्रश्न है कि कुटुयान किससे प्रेम करती है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा इस लेख को पढ़ते समय कि कुटुयान एक पात्र का नाम है और ये फीमेल है। ये किससे प्रेम करती है। ऑप्शन दिया गया गणेश शुक्ला, श्याम शुक्ला, कृष्ण मुरारी शुक्ला, कृष्ण बिहारी शुक्ला। तो आपको आराम से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि कृष्ण मुरारी शुक्ला से कुटुयान प्रेम करती है। जबकि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो कृष्ण बिहारी शुक्ला भी आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं बल्कि कृष्ण मुरारी शुक्ला नाम है। अगला प्रश्न है कि एक साहित्यिक की डायरी किस विधा की रचना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो कि खुद विधाओं के लिए होती हैं, उनके शीर्षक में विधाओं का जिक्र होता है, लेकिन आमतौर पर उस विधा की रचना नहीं होती है। उसी तरीके से एक साहित्यिक की डायरी भी है। पूछा गया किस विधा की रचना है, तो आपके दिमाग में तुरंत वो विधा आ गई होगी। हालांकि ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, कहानी, डायरी, आलोचना या फिर यात्रा वृत्त। तो एक साहित्यिक की डायरी मित्रों का संवाद एक तरीके से कहा जा सकता है और ये आलोचना विधा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है एक साहित्यिक की डायरी में कुल कितने प्रकरण हैं। ऑप्शन दिया गया 10, 11, 12, 13। एक साहित्यिक की डायरी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कुल 13 प्रकरणों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए और उनके शीर्षक भी हैं अलग अलग उन 13 प्रकरणों के। अगला प्रश्न है कि एक साहित्यिक की डायरी के लेख किन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। ऑप्शन दिया गया वसुधा, नया खून, वागर्त या फिर ऑप्शन ए और बी। तो आमतौर पर जैसा आप देखे होंगे कि जहाँ पर ए व बी दिया रहता है यही सही रहता है, तो बिल्कुल इस प्रश्न में भी यही सही है कि वसुधा और नया खून नामक जो पत्रिकाएं थी उसमें एक साहित्यिक की डायरी के लेख समय समय पर प्रकाशित होते थे। ठीक है, तो हमने एक साहित्यिक की डायरी पर पहले भाग को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस की श्रृंखला दी हुई थी। भाग 2 जल्दी ही इसके बाद होगा, क्योंकि एक साहित्यिक की डायरी एक ऐसी रचना है जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है उसको पढ़ते हुए
और उसको समझने में भी टाइम लगता है। हालांकि मेरे पीएचडी का ये विषय रहा है, तो पहले से भी पढ़ा हुआ था, लेकिन बाद में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसको पढ़ने की कोशिश की है कि पिछली बार कैसे कैसे प्रश्न आए थे, उसी पैटर्न पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं। आगे इसके भाग 2 में हम कुछ जो शेष लेख बचे हुए हैं उनको प्रश्नों के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर हाजिर होंगे। तो पहला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में वीरकर के विषय में सही नहीं है। जब आप एक साहित्यिक की डायरी रचना पढ़ेंगे तो उसमें मुक्तिबोध ने वीरकर नाम से एक लेख लिखा हुआ है, जो कि वीरकर इनका मित्र रहा है। उसी के चरित्र चित्रण को बताते हुए कुछ उसकी विशेषताएं मुक्तिबोध ने बताई हैं, जिसे कि हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि वीरकर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, एक मझोले कद का आदमी है, हाई स्कूल का मामूली टीचर है, पढ़ने लिखने का शौक है, घुमक्कड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दिमाग में आ रहा है कि ऑप्शन डी है कि वो घुमक्कड़ नहीं है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है वीरकर के संबंध में, क्योंकि वह घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का है। ठीक है, मुक्तिबोध ने लिखा है कि वीरकर एक घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हालांकि वो मझोले कद का है, सही बात है। मामूली टीचर है हाई स्कूल में, ये भी सही है। पढ़ने लिखने का शौक रखता है, ये भी सही है। तो उम्मीद है कि वीरकर का चरित्र आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, उन्नत की तिमंजली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही जीना है, वह भी चक्करदार, उस पर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेलम ठेल है। यह कथन एक साहित्यिक की डायरी के किस लेख से उद्धृत किया गया है? यह कथन देखने में कथन लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रतियोगी छात्रों के जीवन से भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता है कि उन्नत की तिमंजली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी है। जीना का मतलब है सीढ़ी है, वो अभी चक्करदार है। सीधी सीढ़ी नहीं है, बल्कि क्या है, चक्करदार है। उस पर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेलम ठेल है। तो आप अपने एग्जाम हॉल और एग्जाम सेंटर को दिमाग में रख सकते हैं कि क्या स्थिति वहाँ रहती है, और सबकी कोशिश क्या रहती है, उन्नत की तिमंजली इमारत पर चढ़ना है सबको। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किस लेख में इस बात को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, वीरकर, तीसरा क्षण, कला का तीसरा क्षण। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि वीरकर नामक लेख में इस कोटेशन को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वीरकर लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साहित्यिक की डायरी में जितने भी आलेख या फिर लेख संकलित किए गए हैं वो किसी न किसी पत्रिका में प्रकाशित हैं। खास तौर से मैं 2 पत्रिकाओं के बारे में चर्चा किया था, नया खून और वसुधा। तो इसी में से हमें बताना है कि वीरकर नामक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है, वसुधा नामक पत्रिका में वीरकर लेख प्रकाशित हुआ था। वीरकर जैसा कि आप जानते हैं कि मुक्तिबोध के मित्र का नाम है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में के किस लेख में व्यक्तित्व विश्लेषण की चर्चा की है? तो व्यक्तित्व विश्लेषण की चर्चा मुक्तिबोध अपने किस लेख में करते हैं? ऑप्शन दिया गया है, वीरकर, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, तीसरा क्षण, कला का तीसरा क्षण। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो व्यक्तित्व विश्लेषण की चर्चा ऑप्शन बी जो आंसर है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह नाम से जो लेख उन्होंने लिखा है उसमें व्यक्तित्व विश्लेषण की चर्चा की गई है। तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने व्यक्तित्व की तुलना किससे की है? ऑप्शन दिया गया पंखुड़ी या प्याज से, पानी से, आकाश से, पीपर पात से। तो व्यक्तित्व की तुलना मुक्तिबोध ने खास चीज से की है जिसे कि हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, उन्होंने व्यक्तित्व की तुलना पंखुड़ी या प्याज से की है। इस का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप जानना चाहते हैं तो उसके बाहरी सौंदर्य से नहीं पता कर सकते कि वो व्यक्ति किस तरह का है, और उसको जानने के लिए आपको
किसी प्याज को देखना पड़ेगा कि कैसे सतह दर सतह हम उसके छिलके को उतारते हैं और नया नया व्यक्तित्व देखने को मिलता है। ठीक पंखुड़ी में भी यही बात है। तो व्यक्तित्व की तुलना मुक्तिबोध ने पंखुड़ी या प्याज से की है। तो ये दिमाग में आपने रख लिया बात को। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेख तीसरा क्षण किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर तीसरा क्षण से सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है नया खून, वसुधा, आलोचना, हंस। तो 4 पत्रिकाओं का नाम दिया गया है। उन पत्रिकाओं में से हमें बताना है कि किस पत्रिका में तीसरा क्षण नाम से लेख प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वसुधा नामक पत्रिका में तीसरा क्षण आलेख प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि तीसरा क्षण लेख में मुक्तिबोध ने अपने किस मित्र का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया हरि, केशव, यशराज, वीरकर। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी नाम दिए गए हैं वो कहीं न कहीं मुक्तिबोध के मित्र हैं। किसी न किसी लेख में उनका उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि तीसरा क्षण नामक लेख में किस मित्र का उन्होंने जिक्र किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशव। और आप देखेंगे कि केशव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मुक्तिबोध को कई बार अपने तर्कों से पराजित कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं, मुक्तिबोध की रचनाओं को पढ़ते हुए खुद ये कठिन से प्रतीत होते हैं, लेकिन केशव जो है वो इनसे भी खतरनाक तरीके का व्यक्ति है। ये जब मैं अध्ययन कर रहा था, आप सभी के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा था, तो इसका आभास मुझे पढ़ते हुए आया कि कई बार मुक्तिबोध केशव के तर्कों को नहीं काट पाते हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है केशव का संबंध है तीसरा क्षण से। अगला प्रश्न है कि केशव और मुक्तिबोध में किस बात की समानता है? जैसा कि मैंने बताया कि मुक्तिबोध को केशव कई बार चुनौती दे देता है, अपने तर्कों से इनको पीछे ढकेल देता है, लेकिन मुक्तिबोध ने एक बात बताई है कि केशव और मुक्तिबोध में समानता है। किस बात को उन्होंने कहा है? ऑप्शन दिया गया है पढ़ने लिखने का शौकीन है, कद काठी समान है, नौकरी पेशा समान है, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। उन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जो कि इन दोनों में समान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है। मुक्तिबोध लिखते हैं कि केशव मेरी तरह ही घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का आदमी है। तो आप केशव को भी समझ रहे होंगे। और मुक्तिबोध अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए कहीं भी निकल जाते हैं, यहाँ तक कि ये मार्क्सवादी होते हुए भी मंदिर के परिसर में जाते हैं, वहाँ पर चबूतरे पर बैठते हैं और फिर अपने मित्रों से बात करते हैं। फिर वाद विवाद संवाद के रास्ते से होते हुए तमाम तरीके से विचार करते हैं, जिसे कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो एक साहित्य की डायरी में यही सारी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां गीली हैं, सबसे निचली पर सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहाँ अथाह काला जल है, इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, हरि। तो यहाँ पर भी एक साहित्यिक की डायरी के 4 पात्रों का नाम दिया गया है, जिसमें वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, हरि। तो ये कथन किसका है वो हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। मुक्तिबोध का ही मानना है कि वो उनका मन एक रहस्यमय लोक की तरह दिखाई पड़ता है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां भी हैं और सीढ़ियां गीली हैं, सूखी नहीं है, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है और अथाह काला जल है, अथाह काले जल में कोई बैठा है और वह मैं ही हूँ। तो इसको अनुभूत करने के लिए आप सभी कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं हाथों के द्वारा। तो आपको उस समय आपके मन में बहुत सारे, हो सकता है कि स्टार नुमा कोई चीज़ें दिखाई दें, तारे दिखाई दें, अंधेरे में जो भी आप कल्पना किए रहेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो मुक्तिबोध भी कई बार इस तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे और मन एक रहस्यमय लोक है, ऐसा उनका मानना था। अगला प्रश्न है कि भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी, किसका कथन है? बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को कि भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, यशराज। तो ये 4 नाम दिए गए हैं, चारों मुक्तिबोध के मित्रों के ही नाम है। अब हमें इसमें बताना है कि किसका कथन है। तो सही जवाब है इसका कि केशव का मानना है, जो उनका मित्र है तीसरा क्षण में केशव,
जिससे कि मुक्तिबोध कई बार परेशान से हो जाते हैं, उसका मानना है कि भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विरोधी है, हो सकता है कि उसके विचार आपके विचार के पूरक हों। यही बात है यहाँ पर। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, वहां पर इन मित्रों का नाम नहीं दिया गया है, केवल मुक्तिबोध दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध से, क्योंकि ये एक साहित्य की डायरी से कोटेशन को उठाया गया है। और जैसे गोदान प्रेमचंद ने लिखा है, तो मतलब है कि जितने विचार हैं वो प्रेमचंद के ही हैं। भले उन्होंने होरी, धनिया, मेहता, मालती के माध्यम से चीज़ों को रखने का प्रयास किया है, लेकिन असली में विचार तो प्रेमचंद के हैं। वैसे ही यहाँ पर भी केशव के तो विचार हैं कि भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी है, लेकिन ये बात लिखा किसने है? मुक्तिबोध ने। तो क्वेश्चन के मुताबिक इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, और होल क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखें तो आगे की परीक्षा के लिए सी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, विभिन्न युगों में सृजन प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, किसका कथन है? वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, यशराज। तो कुछ वही ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन बस थोड़ा सा अलग प्रकृति का पूछ लिया गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केशव ही इस बात को कहता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने कला के कितने क्षणों की चर्चा की है? मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में कला के कितने क्षणों की बात करते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई होगी कि उन्होंने कुल 3 क्षणों की चर्चा की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूछा जा रहा है कि कला का पहला क्षण है, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक होना, वो फैंटेसी बनना, फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा क्षण में से जो पहला क्षण है कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण को कला का पहला क्षण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पहला क्षण समझ में आ गया होगा। दूसरा क्षण से सवाल पूछा जा रहा है कि कला का दूसरा क्षण है अनुभव क्षण, फैंटेसी का रूप धारण कर लेना, फैंटेसी का शब्दबद्ध होना, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा क्षण है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा कि फैंटेसी का रूप धारण कर लेना कला का दूसरा क्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं कला के अगले क्षण के बारे में, जो कि तीसरा क्षण है। सवाल पूछा जा रहा है कला का तीसरा क्षण है, ऑप्शन दिया गया अनुभव का क्षण, फैंटेसी का बनना, फैंटेसी का शब्दबद्ध होकर पूर्ण होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है कि फैंटेसी का शब्दबद्ध होकर पूर्ण होना कला का तीसरा क्षण है। तो एक तरीके से इसके पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि मुक्तिबोध ने कला के कुल 3 क्षणों पर चर्चा की है, और तीनों क्षणों का हमने बारी बारी से अध्ययन कर लिया और उनके बारे में भी जान भी लिया। अगला प्रश्न है कि फैंटेसी डायनेमिक होती है, किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कथन है कि फैंटेसी डायनेमिक होती है, और कई बार चमत्कृत कर देने वाले प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। उसी तरीके का ये भी प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है कि वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, यशराज। तो किसका मानना था कि फैंटेसी डायनेमिक होती है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि मुक्तिबोध का मानना है कि फैंटेसी डायनेमिक होती है। अगला प्रश्न है, कवि जीवन का आधार है वास्तविक जीवन, किसका कथन है? कवि जीवन का आधार है वास्तविक जीवन। ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो इसका जो सही जवाब है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब इस ऑप्शन में मुक्तिबोध के मित्रों का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें आलोचकों का नाम दे दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध का मानना है कि कवि जीवन का आधार है वास्तविक जीवन, यानी कि जो कवि का वास्तविक जीवन है वही उसके कविता में दिखाई पड़ता है, वरना वो कविता क्या हो जाएगी? फ्रॉड हो जाएगी अगर नहीं दिखेगा तो। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की स्थिति और लय वास्तविक जीवन पर आधारित है। सौंदर्य का मूल अर्थ है एक विशेष मनोवैज्ञानिक प्रकार का प्रभाव, किसका कथन है? तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सौंदर्य को कैसे मुक्तिबोध परिभाषित कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सौंदर्य का मूल अर्थ है एक विशेष मनोवैज्ञानिक प्रकार का प्रभाव, यानी कि सौंदर्य को देखने का सबका अलग अलग नजरिया है।
जो कि उनको विशेष मनोवैज्ञानिक प्रकार से प्रभावित करे, वही क्या है, सौंदर्य है। अगला प्रश्न है, नई कविता की उपलब्धि और सीमा के लेखक हैं। नई कविता की उपलब्धि और सीमा के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, मुक्तिबोध है नई कविता की उपलब्धि और सीमा के लेखक। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोटेशन है कि असल में नई कविता मानसिक तरंगों का चित्रण करती है। किसका कथन है? असल में नई कविता मानसिक तरंगों का चित्रण करती है। ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, मुक्तिबोध का मानना है कि नई कविता मानसिक तरंगों का चित्रण करती है। नई कविता में जितने भी नाम दिए गए सारे लोगों ने कुछ कुछ लिखा है, लेकिन इसका सही जवाब हो गया मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी लेख मुक्तिबोध ने कितने खंडों में लिखा है? आप जब एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे तो उसमें मुक्तिबोध ने कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी नाम से लेख एक से अधिक बार लिखा है। तो पूछा जा रहा है कितनी बार लिखा है? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि 3 बार उन्होंने कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, 2 और 3 बार नाम से लिखा हुआ है। तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। लिखा गया कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में मुक्तिबोध ने अपने किस मित्र का उल्लेख किया है? जैसा कि मैंने बताया कि एक साहित्य की डायरी मित्रों के संवाद पर आधारित है मुक्तिबोध के, तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में किस मित्र का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया गया वीरकर, केशव, यशराज, हरि। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है कि यशराज नामक जो मित्र है मुक्तिबोध का, उसका इसमें नाम है यशराज का। अगला प्रश्न है कि जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है। किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह प्राइमरी स्कूल है। किसका कथन है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि मुक्तिबोध का मानना था। तो इस कोटेशन को ध्यान में रखिए, कोटेशन कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चमत्कृत करने वाला कोटेशन है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। किसका कथन है? केशव, यशराज, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तिगत ईमानदारी को लेकर। व्यक्तिगत ईमानदारी की परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है कि वह है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना है। यानी कि बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर करने का मतलब है कि आप उसमें फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस बात को किसने कहा था? इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मुक्तिबोध का मानना था। ठीक है, तो व्यक्तिगत ईमानदारी की परिभाषा अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है, मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। किसका कथन है? यह भी कथन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर नई कविता के उद्घोषक के तौर पर, इसको प्रचलित करने के तौर पर बहुत सारे आलोचकों का नाम इसमें आता है, लेकिन किस आलोचक ने कहा कि मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूं? स्वीकार किया गया कि मैं नहीं हूं, भले कोई हो लेकिन मैं नहीं हूं। किसने स्वीकार किया? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, जगदीश गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, मुक्तिबोध का मानना था कि मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। हालांकि आप जानते हैं कि अज्ञेय ने नई कविता का नामकरण किया था। आकाशवाणी केंद्र से सन 1954 ईस्वी के आसपास में इन्होंने एक प्रोग्राम में हिस्सेदारी की थी। वहीं से इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इस युग की कविताओं को नई कविता नाम दिया था। लेकिन मुक्तिबोध इस बात को सिरे से नकारते हैं कि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, हमसे मत कुछ पूछिए। अगला प्रश्न है कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत नहीं। किसका कथन है? काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है कि अगर कोई कहे कि काव्य व्यक्तिगत प्रक्रिया है तो ये गलत है, बल्कि वो व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रक्रिया है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का मानना है कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है कि कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन प्रयत्न साध्य होती है। किसका कथन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन
बी इसका सही जवाब है। मुक्तिबोध का मानना था कि व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं बल्कि वो एक प्रयास के माध्यम से साध्य होती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत ईमानदारी एक प्रकार का अनुशासन है। व्यक्तिगत ईमानदारी एक प्रकार का अनुशासन है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो मेरी कोशिश है कि एक साहित्यिक की डायरी में जो भी लेखों में महत्वपूर्ण कथन है उनको मुक्तिबोध के माध्यम से हम आपके दिमाग में उसी प्याज की तरह सतह दर सतह बैठाते जाएं, जिससे कि आप अपने जीवन में कभी न भूल पाएं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का मानना है कि व्यक्तिगत ईमानदारी एक प्रकार का अनुशासन है। अगला प्रश्न है कि नई कविता की शैली में जो कविता है उसमें तो आधुनिक आत्म संवेदना है लेकिन अन्य में नहीं है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी। मुक्तिबोध का मानना है कि नई कविता की जो शैली है उसमें जो आधुनिक आत्म संवेदना है वैसी अन्य कविताओं में नहीं है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के संदर्भ में यह किसका कथन है? यह कविता पाठ्य है, श्रव्य नहीं है। नई कविता के संदर्भ में ये किसका मानना है कि यह कविता पाठ्य है, श्रव्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी है। मुक्तिबोध का मानना है कि नई कविता पाठ्य है, श्रव्य नहीं है। उसका पाठ किया जा सकता है लेकिन उस लयात्मकता से सुना नहीं जा सकता है जिससे कि जैसे कि भक्तिकाल या फिर रीतिकाल की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, मौलिकता से मेरा मतलब अद्वितीयता से है, चमत्कार पूर्णता से है, ऐसी विशेषता से है जो उन्हें सब में भिन्न करके पृथक स्थापित कर देती है, किसका कथन है? आमतौर पर मौलिकता को लेकर तमाम सवाल आलोचकों में उठते हैं, यहाँ तक कि कक्षाओं में भी छात्रों के बीच उठ जाता है कि कौन अपना मौलिक विचार दे रहा है, कौन याद किया हुआ विचार प्रस्तुत कर रहा है या फिर दूसरे के विचारों को अपना बना रहा है। ठीक है, तो मुक्तिबोध का मानना है कि मौलिकता से मेरा मतलब है अद्वितीयता से। ठीक है, अद्वितीयता से, चमत्कार पूर्णता से, ऐसी विशेषता से जो उन्हें सब में भिन्न करके अलग स्थापित कर देती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रिव्यू करना आग से खेल करना है। देखिए कैसे चमत्कृत कर देने वाला कोटेशन है कि रिव्यू करना यानी समीक्षा करना आग से खेल करना है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, अज्ञेय, विजय देवनारायण शाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए है। मुक्तिबोध का मानना था कि समीक्षा करना, रिव्यू करना आसान नहीं है बल्कि आग से खेल करने के समान है। आप लोगों ने कभी आग से खेल किया है? नहीं करना चाहिए, आग और पानी से हमेशा दूर रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैंने सोचा है कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं, किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है कि हो सकता है कि होल आपको कंप्लीट फाइनल एग्जाम में एक कोटेशन आ जाए कि किसका मानना था कि मैंने सोचा है कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का मानना था। ठीक है, और आपने देखा होगा कि मुक्तिबोध ने अंधेरे में नाम से कविता भी लिखी है, अंधेरे में नाम से कहानी भी लिखी है। तो किसी ने कहा था कि आप कविता में तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन जब तक गद्य में कोई रचना नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण लेखक के रूप में नहीं देखा जा पाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है, किसका कथन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है। कई बार तो इतना दूर तक ही सवाल पूछ लिया जाता है और हम परेशान होने लगते हैं। हालांकि फैंटेसी शब्द देखते ही तुक्का का प्रयोग करते हुए हम मुक्तिबोध को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एक साहित्यिक की डायरी में इसका उल्लेख किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी। मुक्तिबोध का मानना है कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उसका जो स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है ये नहीं है कि वो किसी का गुलाम है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के ऊपर पहला प्रश्न है, आप हुदरी किस विधा की रचना है? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आज हम किन किन रचनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न यहाँ पर है कि आप हुदरी किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रावृत्त। तो अगर आपने यूनिट 10 का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया होगा तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ गया होगा। साथ में आप हुदरी के रचनाकार का भी नाम आ गया होगा। सही जवाब है इसका
ऑप्शन ए आत्मकथा के रूप में जानी जाती है आपहुदरी। अगला प्रश्न है, आपहुदरी के संबंध में सत्य नहीं है। आपहुदरी जिसको कि हमने अभी देखा कि आत्मकथा के रूप में है, अब उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया, यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, इसका प्रथम भाग हादसे है, इसका प्रकाशन 2005 में हुआ था, यह एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। चारों ऑप्शन आपने देखा और तुरंत आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लिखा गया है कि आपहुदरी का प्रकाशन सन 2005 में हुआ था, जो कि ऑप्शन गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं सब आपहुदरी आत्मकथा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लेखिका का नाम भी देख लिए और इसका प्रथम भाग जो कि हादसे नाम से प्रकाशित हुई थी, उसी का दूसरा भाग आया है आपहुदरी नाम से। तो ये सन 2005 में नहीं हुआ था। इस पर आगे भी प्रश्न है, हम देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था कि यह एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। हो सकता है कि आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी रचना जो एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा पर आधारित है, तो आपके दिमाग में तुरंत आपहुदरी का नाम आ जाना चाहिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि आपहुदरी का प्रकाशन कब हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी इस पे सवाल आएगा और आ भी गया। आपहुदरी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया 2005 में, 2015 में, 2020 में, सन 2000 ईस्वी में। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपहुदरी का प्रकाशन सन 2015 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसका पहला भाग हादसे नाम से प्रकाशित हुआ था सन 2005 ईस्वी में। तो ये दोनों आत्मकथाएं क्रमशः हादसे और आपहुदरी रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि आपहुदरी किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये देखने में भी यूनिक शीर्षक आप सभी को लग रहा होगा कि आपहुदरी किस भाषा का शब्द हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, तमिल। 4 भाषाएं दी गई हैं और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि आपहुदरी पंजाबी भाषा से इस शब्द को लिया गया है। हालांकि ये आत्मकथा हिंदी में है, लेकिन इसका जो शीर्षक लेखिका ने उठाया है वो पंजाबी भाषा से लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आपहुदरी में लेखिका पर किसका प्रभाव पड़ा है। आपहुदरी आत्मकथा जिसकी लेखिका रमणिका गुप्ता है, तो उन पर किसका प्रभाव पड़ा है जब आप आत्मकथा पढ़ेंगे तो इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन दिया गया है मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, अंबेडकरवाद या फिर नारीवाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि उन पर फ्रायडवाद यानी कि मनोविश्लेषणवाद का यहाँ पर प्रभाव पड़ा हुआ है। हो सकता है कि कई बच्चे दिमाग लगाकर नारीवाद ऑप्शन यहाँ पर लगा दें, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि रमणिका गुप्ता का वास्तविक नाम क्या है। इससे पहले हमने मनु भंडारी के वास्तविक नाम पर चर्चा किया था। अगर आप सभी ने वीडियोज लेक्चर देखा होगा तो जरूर ये क्वेश्चन याद आ गया होगा। उसी तरह से रमणिका गुप्ता का भी असली नाम कुछ और है। ऑप्शन दिया गया है, क्या है? रमा, रमना, रमणी, रामा। 4 नाम दिए गए हैं। अब इसका हमें सही जवाब देना है। अगर आपने सही मायने में आपहुदरी आत्मकथा पढ़ लिया होगा तो आपके दिमाग में वो ऑप्शन कौंध गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, रमना इनका वास्तविक नाम रहा है। बाद में ये रमणिका गुप्ता के नाम से हिंदी साहित्य में फेमस हो गई। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि आपहुदरी आत्मकथा के आधार पर रमणिका गुप्ता का प्रारंभिक प्रेम निम्नलिखित में से किस पात्र से हुआ था। जब आप आपहुदरी आत्मकथा पढ़ेंगे तो वहां पर कई ऐसे प्रेम संबंधों का जिक्र किया गया है, नाम आते हैं। इस प्रश्न के मुताबिक हमें बताना है कि रमणिका गुप्ता का प्रारंभिक प्रेम किस पात्र से हुआ था। ऑप्शन दिया गया है बलराम, हमीद, वेद प्रकाश गुप्ता, बलजीत।
एक चीज आपको ध्यान में रखना है सही आंसर तक पहुंचने से पहले कि ये चारों जो पात्रों का नाम दिया गया है सभी का संबंध आपहुदरी से है। तो इसका जो सही जवाब है कि बलराम नामक जो पात्र है उससे सबसे पहले इसका प्रेम दिखाया जाता है रमणिका गुप्ता का। और इस आत्मकथा में पूरा भरा पड़ा हुआ है प्रेम संबंध, कई बार सही संबंध है, कई बार अवैध संबंध है, कई बार चोरी छिपे वाले संबंध है। तो संबंधों की क्या इसमें भरमार है। तो इस चीज को बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिए। स्टोरी को आप बिना पढ़े हुए भी आराम से अगर इस लेक्चर को देख लेते हैं तो क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रमणिका गुप्ता का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो रमणिका गुप्ता का जो जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि वो पंजाब की रहने वाली थी, इसीलिए उन्होंने आपहुदरी नाम दिया हुआ है पंजाबी भाषा से। अगला प्रश्न है कि आपहुदरी की लेखिका किस पुस्तक को पढ़ने के बाद पूजा पाठ कर्मकांडों के ऊपर विश्वास कम करने लगी। एक जगह उन्होंने जिक्र किया है कि फला पुस्तक पढ़ने के बाद पूजा पाठ करने में या फिर कर्मकांड को करने में इनकी रुचि घटने लगी थी। ऑप्शन दिया गया है गीता, रामचरितमानस, संविधान, सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि सत्यार्थ प्रकाश नाम की उन्होंने रचना पढ़ी, इसके बाद उनका पूजा पाठ कर्मकांडों से मन दूर होने लगा। अगला प्रश्न है कि आपहुदरी में लेखिका ने किस पंजाबी कुप्रथा का वर्णन किया है। आपहुदरी में एक कुप्रथा का जिक्र किया गया है, उस वहीं से सवाल को बनाया गया है कि कौन सी वो कुप्रथा रही है जिसका कि जिक्र लेखिका ने किया है। ऑप्शन दिया गया है चिड़ी मार, कुड़ी मार, हल योग, हठ योग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कुड़ीमार नाम की एक प्रथा है जो कि कुप्रथा के रूप में है। पंजाब में ये फेमस रही है। जो बच्चे वहाँ के होंगे इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे, आपहुदरी में इसका जिक्र किया गया होगा। अगला प्रश्न है कि आपहुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है, किसका कथन है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है आपहुदरी के संबंध में, कहा गया कि आपहुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, मैनेजर पांडे, गोपाल राय। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है मैनेजर पांडे का यह मानना है कि आपहुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। अगर आप इस आत्मकथा को नहीं पढ़े हो तो जब भी समय मिले तो जरूर पढ़ लीजिए या फिर एग्जाम के बाद एक नज़र जरूर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, निबंध। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी भोला राम का जीव, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक कहानी है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव की शुरुआत कहाँ से होती है। अगर इस कहानी को आप पढ़े होंगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ऑप्शन दिया गया जंगल, दरबार, स्वर्ग, नरक। तो जिक्र सबका किया गया है लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि दरबार से शुरुआत होती है। मतलब कि कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो इसकी स्टार्टिंग दरबार से शुरू होती है। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव की कथा वस्तु या विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन दिया गया है धर्म और दर्शन, भ्रष्टाचार और रिश्वत, जल जंगल और जमीन, उपयुक्त सभी। तो अमूमन जब भी ऑप्शन में उपयुक्त सभी कोई विद्यार्थी देखता है तो उसको लगता है कि यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर यह ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भ्रष्टाचार और रिश्वत को इस पूरे कहानी में उठाया गया है। अगला प्रश्न है भोला राम का जीव के संदर्भ में सही नहीं है। भोला राम का जीव के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है यह परसाईकृत है, यह व्यंग प्रधान है, इसका प्रकाशन 1958 में हुआ था, यह निबंध है। तो आपने देखा तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन डी इसका जो है यहाँ पर गलत ऑप्शन है। ये निबंध नहीं बल्कि कहानी के रूप में है। बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं सब
भोला राम का जीव के संदर्भ में सही हैं। अगला प्रश्न है कि जामुन का पेड़ के लेखक हैं। जामुन का पेड़ के लेखक हैं, ऑप्शन दिया गया हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी, कृष्णचंद्र मंटो। तो जामुन का पेड़ आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है जिसको कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फिलहाल इसके लेखक के बारे में हम देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि कृष्णचंद्र द्वारा ये लिखा गया है जामुन का पेड़। अगला प्रश्न है जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है। ठीक वैसे ही भोला राम का जीव जैसे दिया गया उसी तरह से जामुन का पेड़ भी विधा है। किस विधा में है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये कहानी विधा के अंतर्गत लिखी गई है जामुन का पेड़, जिसके राइटर के बारे में, कहानीकार के बारे में आपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। अगला प्रश्न है कि जामुन का पेड़ की विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन दिया गया धर्म और दर्शन, सरकारी महकमे की कार्यशैली व लाल फीताशाही, जंगल, जल, जमीन या फिर उपयुक्त सभी। तो जामुन का पेड़ केवल नाम चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि समस्या वही है जो भोला राम का जीव है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सरकारी महकमे की कार्यशैली व लाल फीताशाही का जिक्र कृष्णचंद्र ने जामुन का पेड़ में किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है रचना, जरूर समय निकाल कर पढ़िए। अगला प्रश्न है कि जामुन का पेड़ का नायक किन दो विभागों की कार्यशैली से जूझ रहा है। जब आप इस रचना को पढ़ेंगे तो इसमें दो विभाग जो कि जुड़े हुए हैं, उन्हीं के कार्यशैली को मुख्य तौर पर लेखक ने केंद्रीय विषय वस्तु बनाया हुआ है। ऑप्शन दिया गया कि वो कौन से विभाग हैं। गृह मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व गृह मंत्रालय, एग्रीकल्चर व हार्टिकल्चर विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि जामुन का पेड़ का जो नायक है वो जामुन के पेड़ से दबा हुआ है और उसके जान को बचाने की अपेक्षा विभागों में आपस में मतभेद हो गया कि ये किस विभाग का मामला है। तो इसी पर व्यंग किया गया है जामुन का पेड़ में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एग्रीकल्चर व हार्टिकल्चर विभाग में एक तरीके से दोनों के बीच में नायक पिस रहा है और पेड़ के नीचे दबा हुआ है। चलते आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जामुन के पेड़ से दबे शायर के शायरी संग्रह का नाम था। तो अब आपको अनुमान लग गया होगा कि जामुन के पेड़ के नीचे जो दबा हुआ था वो एक शायर है जिसकी शायरी संग्रह भी निकली हुई है, उसका नाम क्या है। रचना में दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है जामुन के पेड़, जामुन के फल, अवस के फूल, अवस के फल। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि शायरी संग्रह का नाम है अवस के फूल। तो इस तरह से हमने कुल 20 प्रश्नों की बातचीत की। देखने में ये केवल 20 प्रश्न हैं, लेकिन इन 20 प्रश्नों के माध्यम से हमने कुल 3 रचनाओं को कवर करने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि इन 20 प्रश्नों के माध्यम से उन रचनाओं के निचोड़ को या फिर सार तत्व को हम आसानी से समझ जाएं। छोटे बड़े क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आप निश्चित तौर पर उसे हल कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन हुआ था। तो जैसे ही मैंने संस्कृति के 4 अध्याय का नाम लिया, आपके दिमाग में तुरंत इसके लेखक का नाम आ गया होगा। और सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन हुआ था 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में। तो विकल्पों के आधार पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1956 में संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय को पूर्ण करने में दिनकर जी को कितने वर्ष लग गए थे। यानी कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको यह भी पता चल गया कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक को लिखने में लेखक को कितने वर्ष लग गए थे। आमतौर पर बदलते हुए पैटर्न में इस तरीके से सवाल
पूछे जा रहे हैं कि फलाकृति को कंप्लीट होने में कितना वर्ष लगा था, तो उसी पर आधारित है ये प्रश्न। ऑप्शन दिया गया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो आप देख रहे हैं कि वर्षों की संख्या लगातार क्रमशः दी गई है। यहाँ पर विकल्प के अनुसार इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि कुल 5 वर्ष लगे थे। जब आप संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका को पढ़ेंगे तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने इस चीज को इंडिकेट किया है कि इसको कंप्लीट करने में लगभग 5 वर्ष लग गए थे। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में कुल कितने अध्याय हैं? तो प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, लेकिन कई बार विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल में रहते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और ध्यान नहीं देते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि हो सकता है कि इस तरीके से भी सवाल आ जाए कि संस्कृति के 4 अध्याय में कुल कितने अध्याय हैं। यह सवाल कुछ वैसे ही है जैसे अष्टाध्यायी का नाम आपने सुना होगा, और अगर आपने सुना है तो इसके लेखक का नाम जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। अष्टाध्यायी की तरह ही संस्कृति के 4 अध्याय, यानी कि अष्टाध्यायी भी 8 भागों में, 8 अध्यायों में, उसी तरीके से संस्कृति के 4 अध्याय भी कुल 4 अध्यायों में ही है। ऑप्शन दिया गया था 4, 5, 6, 7। तो अगर आपका दिमाग उस दिन काम नहीं करेगा तो मैं भी आप दूसरा भी रंग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुल 4 अध्यायों में विभाजित है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में भक्ति आंदोलन और इस्लाम की चर्चा की गई? हालांकि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो काफी इसमें विस्तृत से चीजों को दिया गया है चारों अध्यायों में, लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए कैसे बन रहा है कि अगर भक्ति आंदोलन और इस्लाम की चर्चा के बारे में बात करें तो किस अध्याय में इसका उल्लेख किया गया? ऑप्शन दिया गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको इसका सही जवाब मिलेगा कि तीसरे अध्याय में भक्ति आंदोलन और इस्लाम की चर्चा की गई। तो इस तरीके से आपका हिंदी साहित्य भी इससे जुड़ गया और संस्कृति के 4 अध्याय से संबंधित क्वेश्चन भी तैयार हो गया। खासतौर से जो बच्चे जेएनयू में पढ़ाई करेंगे या फिर पढ़ाई कर रहे होंगे उनको इस बुक को कई बार पढ़ने का मौका मिलता है। बाकी स्वतः अपने जिज्ञासा के अनुसार इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी है? संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया रामधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो विकल्प के अनुसार इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। और आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और रामधारी सिंह दिनकर काफी अच्छे मित्र थे, ठीक है, और कई बार तो इन्होंने मंचों को भी आपस में आदान प्रदान किया है। एक ही साथ लेक्चर इत्यादि देने के लिए इनको आमंत्रित किया गया था। और एक घटना आप जानते हैं कि मंच पर एक बार जवाहरलाल नेहरू चढ़ते हुए लड़खड़ा गए थे और रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाल लिया था। तो उन्होंने उनके कान में कहा कि अगर शायद आप नहीं रहते तो आज मैं गिर जाता। तो रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही मार्के की बात कही कि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तब तब साहित्य ने उसे संभाला है। और बहुत ही ये बड़ी बात उस समय रामधारी सिंह दिनकर ने जवाहरलाल नेहरू के लिए कही थी। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए। इसीलिए संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। हालांकि वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय को लेखक ने किसको समर्पित किया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमिका जबकि आप देख रहे हैं कि कोई उस समय का राजनेता लिखा हुआ है, संस्कृति के 4 अध्याय को रामधारी सिंह दिनकर ने किसको समर्पित किया गया? ऑप्शन दिया गया है भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि संस्कृति के 4 अध्याय को रामधारी सिंह दिनकर ने राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने समर्पित किया है। तो इन दोनों डिफरेंसेज को ध्यान में रखिए। भूमिका जबकि लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने और समर्पण किया गया है राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन अब बदल गया है। जैसा कि मैंने कहा मेरी तिब्बत यात्रा
तो आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम भी आ गया होगा, और जो भी मुख्य तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में भी आपके दिमाग में कुछ कुछ आने लगा होगा। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन है जो कि मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया डायरी शैली में है। यह 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन दारागंज से हुआ था। यह अज्ञेय का यात्रा वृत्त है। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ गया होगा कि ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही जवाब है कि अज्ञेय का यात्रा वृत्त नहीं है, बल्कि ये राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्त है, और यह डायरी शैली में और 1937 में प्रकाशन हुआ था। दारागंज से ये निकला हुआ था, यानी कि जो बच्चे इलाहाबाद में रहते होंगे दारागंज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और शुरुआत में जब मुझे भी इलाहाबाद जाना पड़ा था तो दारागंज ही पहले मैंने दर्शन किया, वहीं पर जाकर ठहरा था। तो ये भी ऐतिहासिक रहा। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में? आप लगातार देख रहे हैं क्वेश्चंस को कि आज के लेक्चर में जो 3 रचनाएं शामिल की गई हैं वो खंडों में, कितने शीर्षकों में सब बटी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा भी कई खंडों में बटी हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में। जो बच्चे अब तक पढ़ चुके होंगे तुरंत ऑप्शन में देखकर सही जवाब उनको मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में है। ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 7, लगातार नंबर दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में इसका सही जवाब आ रहा है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुल 5 खंडों में ये विभक्त है मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि राहुल साकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ खंड निम्नलिखित में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? ऑप्शन दिया गया हंस, सरस्वती, माधुरी, आलोचना। 4 पत्रिकाओं का नाम दिया गया है। उन पत्रिकाओं के आधार पर हमें बताना है कि किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुए थे। आपके दिमाग में बिल्कुल इसका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सरस्वती नामक पत्रिका में शुरुआत के कुछ खंड इसमें प्रकाशित हुए थे। तो इसको ध्यान में रखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक अक्सर किसको पत्र लिखा करते हैं? आप जब मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लेखक यानी राहुल साकृत्यायन ने एक व्यक्ति को खास तौर से पत्र लिखकर वहां के बारे में बताते रहते हैं। ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, अज्ञेय, आनंद, निराला। 4 लोगों का नाम दिया गया है। इसका सही जवाब है कि आनंद नामक पात्र को बार बार पत्र लिखकर बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज मैंने देखा, वो चीज देखा, इस टाइप से। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन दिया गया 1950, 1951, 1952, 1953। जैसे ही मैंने बोला अरे यायावर रहेगा याद, आपके दिमाग में तुरंत इसके लेखक का नाम आ गया होगा। प्रकाशन वर्ष हमें बताना है। ऑप्शंस के आधार पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, 1953 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद कितने खंडों में है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज के लेक्चर में रचनाओं के खंडों के बारे में भी बात हो रही है, और इस तरीके से सवाल प्रायः पूछे जाते रहे परीक्षाओं में। उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अरे यायावर रहेगा याद कितने खंडों में? ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6, 8। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कुल 8 खंडों में ये विभाजित है, अरे यायावर रहेगा याद। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद की मुख्य विषय वस्तु है। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए। अरे यायावर रहेगा याद की जो मुख्य विषय वस्तु है वो भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की गई है, पंजाब, यहाँ तक कि तमिलनाडु इत्यादि की भी चर्चा की गई है इसमें। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद के संदर्भ में सुमेलित है। ऑप्शन दिया गया है शिव सागर, हिव सागर, रोहतांग, मौत की घाटी, खुलदाबाद, स्वर्ग की बस्ती, उपयुक्त सभी। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें अज्ञेय ने कई जगह उल्लेख किया है कि शिव सागर को कुछ लोग हिव सागर कहा करते थे, रोहतांग का जो अर्थ है मौत की घाटी है, खुलदाबाद को स्वर्ग की बस्ती कहा जाता है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि उपयुक्त सभी क्या है? सुमेलित है। और मेरी कोशिश थी कि आप इन तीनों
चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, जिससे कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तथ्यों से आपका परिचय हो पाए। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन, अरे यायावर रहेगा याद हरिवंश राय बच्चन, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ गया होगा कि ऑप्शन डी इसका जवाब है कि सुमेलित नहीं है। अरे यायावर रहेगा याद वो है अज्ञे द्वारा। हालांकि हरिवंश राय बच्चन की भी एक रचना है जिसमें याद शब्द लगा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने सवाल के तौर पर पूछ लिया है। तो आप अंतर को ध्यान में रख लिए होंगे, सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल 15 सवालों पर चर्चा की और कोशिश की कि यूनिट 10 के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं लगी हैं सब पर बात कर लिया जाए। ऑब्जेक्टिव तौर पर, सब्जेक्टिव तौर पर हमने अलग अलग वीडियोज में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप समय निकालकर उनको देख रहे होंगे और आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से आपका आत्मविश्वास और मनोबल दोनों बढ़ रहा होगा। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने मंजिल को आप प्राप्त करिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए लेक्चर और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।